गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं 25 जुलाई की करंट अफेयर, यानी आज की करंट अफेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हम कल के करंट अफेयर का रिवीजन कर लेते हैं। कल थी हमारी 24 जुलाई 2020। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कल के करंट अफेयर का कि आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में जेसन होल्डर को पछाड़कर हाल ही में कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है। तो गाइस आंसर हो जाएगा इसका बेन स्टोक्स। अगला है हमारा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा ने भारत की नेशनल डोप टेस्टिंग लैब के सस्पेंशन को कितने समय के लिए बढ़ा दिया है। तो आंसर हो जाएगा 6 माह। अगला है हमारा केंद्र सरकार ने कोविड-19 से बचाव के लिए किस तरह के मास्क का प्रयोग न करने की गाइडलाइन जारी की है। तो आंसर हो जाएगा बाल्ब लगे N95 मास्क की। ठीक है, भारतीय सेना ने गाइडेड मिसाइल नाग के अपडेटेड वर्जन का सफल परीक्षण किया। इसका नया नाम बताइए। तो क्या नाम है इसका? ध्रुवास्त्र। और आगे है हमारा हाल ही में किसे मानवता के लिए गुलबेकियन पुरस्कार के लिए चुना गया। तो आंसर हो जाएगा हमारा ग्रेटा थुनबर्ग। ठीक है, और हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय रेलवे संघ के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा अरुण कुमार। आगे है भारत ने किस देश के साथ इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज की स्थापना के लिए समझौता किया है। तो आंसर हो जाएगा हमारा मालदीव, यानी कहाँ पे किया है? माले में, यानी मालदीव की राजधानी माले में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा स्टैंडर्ड कोरोना कवच पॉलिसी बीमा कवर के तहत अधिकतम बीमा राशि कितनी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा 5 लाख रुपए, यानी कि जो न्यूनतम राशि है वो है हमारी 50,000 रुपये और अधिकतम 5 लाख रुपए। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है इस साल दिसंबर में होने वाला नोबेल पुरस्कार समारोह किस वजह से रद्द कर दिया गया है। तो आंसर है कोविड-19, जो हाल ही में हमारा कोरोना वायरस चल रहा है। ठीक है, अगला है हमारा कोरोना के बीच भारत ने रेल मार्ग के जरिए हाल ही में किस देश को 9,000 टन से ज़्यादा मसाले निर्यात किए हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा बांग्लादेश। और आज की करंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित मधुबनी कला से संबंधित निम्न कथनों की पुष्टि कीजिए। पहला हमारा यह बिहार के मिथिलांचल इलाके, मधुबनी, दरभंगा और नेपाल के कुछ इलाकों में प्रचलित कला शैली है। आगे हमारा मधुबनी कला जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। और अगला है हमारा कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बिहार के विख्यात मधुबनी कलाकार हेमंत कुमार मिश्रा मास्क पर हाथ से मधुबनी रूपांकनों का चित्रण करके मास्क मैन के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। तो गाइस इसमें कौन सा सही है? तो इसमें हमारा सही है ए, बी और सी तीनों सही है, यानी कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा देखो कोविड-19 महामारी के मद्देनजर बिहार के विख्यात मधुबनी कलाकार हेमंत कुमार मिश्रा मास्क पर हाथ से मधुबनी रूपांकनों का चित्रण करके मास्क मैन के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं, यानी मधुबनी कला को और क्या कहा जाता है? मिथिला पेंटिंग। ठीक है, और इसे प्रकाश में लाने का श्रेय किसका है? WG ऑर्चर का, जिन्होंने वर्ष 1934 में बिहार में भूकंप निरीक्षण के दौरान इस शैली को देखा था। और आगे हमारा इस शैली में व्यापक रूप से चित्रित विषय एवं डिजाइन हिंदू देवताओं के हैं। किसके हैं? हिंदू देवताओं के, जैसे कृष्ण, राम, शिव, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, सूर्य एवं चंद्रमा, तुलसी का पौधा, शादी के दृश्य, सामाजिक घटनाएं आदि। ठीक है, देखो देवताओं के अलावा मतलब इस चित्रकारी में फूलों के भी चित्र बनाए जाते हैं, यानी फूल पत्तियों के भी चित्र बनाए जाते हैं। मधुबनी पेंटिंग्स की प्रसिद्ध महिला चित्रकार भी हैं, वो हमारी सीता देवी, गोदावरी दत्त, भारती दयाल और बुला देवी आदि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि 75वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने इतिहास में पहली बार वर्चुअली आयोजित की जाएगी। यह सत्र कब शुरू होगा? 15 सितंबर को होगा, 10 अगस्त को होगा, 15 अक्टूबर को होगा या 18 सितंबर को होगा। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 15 सितंबर को, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, यह हमारा कि इस वर्चुअल बैठक की व्यवस्था के साथ उत्तर कोरिया के किम जोंग उन के उन बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। ठीक है, हर साल दुनिया के नेता न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मिलते हैं ताकि विश्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस की जा सके। ठीक है,
आगे हमारा संयुक्त राष्ट्र महासभा संयुक्त राष्ट्र की मुख्य नीति बनाने वाली संस्था है। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार लोनार झील का पानी किसके कारण गुलाबी हो गया था? तो पहला हमारा होलोआर्चिया जीवाणु, दूसरा है थियोस्पोर जीवाणु और तीसरा है हेक्लिक जीवाणु और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा होलोआर्चिया जीवाणु, यानी कि ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये हमारा कि पुणे स्थित आगरकर अनुसंधान संस्थान द्वारा की गई जांच में पाया गया कि महाराष्ट्र स्थित लोनार झील का पानी का रंग होलोआर्चिया नामक सूक्ष्म जीव की उपस्थिति के कारण गुलाबी हो गया है। यानी ये लोनार झील कहाँ पे स्थित है? हमारी महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे है कि होलोआर्चिया या हालोफिलिक आर्चिया एक ऐसा जीवाणु होता है जो गुलाबी रंग पैदा करता है और खारे पानी में पाया जाता है। ठीक है, यह वैज्ञानिकों का मानना है कि वर्षा की अनुपस्थिति, कम मानवीय हस्तक्षेप और उच्च तापमान के परिणाम स्वरूप जल का वाष्पीकरण हुआ, जिससे लोनार झील की लवणता एवं पीएच में वृद्धि हो गई है। यानी जो लोनार झील है वो हमारी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ठीक है, और जो खारे पानी का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, लेकिन शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 7। ठीक है, आगे है लोनार झील महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के नोलान में स्थित एक क्रैटर झील है और इसका निर्माण प्लीस्टोसीन काल में उल्कापिंड के गिरने से हुआ था, जो 1.85 किलोमीटर के व्यास तथा 500 फीट की गहराई के साथ बेलास्टिक चट्टानों से निर्मित है। इस झील का पानी खारा एवं क्षारीय दोनों है। ठीक है, मैंने ऊपर बता ही दिया आपको, लेकिन हाँ यहाँ पे एक बात ध्यान रखने योग्य है कि ये जो क्षारीय शब्द आया है, जो क्षारीय चीज़ें होती हैं उनका जो पीएच मान होता है वो हमारा 7 से अधिक होता है। और मैंने आपको बता ही दिया कि जो हमारा शुद्ध पानी है यानी आशुद्ध जल है उसका जो पीएच मान 7 है और लोनार झील का खारा होने के कारण इसका पीएच मान 7 से अधिक है। ठीक है, आगे है हमारा क्वेश्चन कि किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्वदेश निर्मित तीसरी इकाई सामान्य परिचालन स्थिति क्रिटिकल में आ गई है? तो पहला है हमारा कुडनकुलम, दूसरा है रावतभाटा और तीसरा है काकरापार और चौथा हमारा तारापुर। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा काकरापार, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये हमारा कि जो काकरापार है हमारा वो कहाँ पे है? हमारा गुजरात में। ठीक है, ये लिखा है कि हाल ही में गुजरात के काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने इस संयंत्र की तीसरी इकाई में पहली बार क्रांतिकता यानी क्रिटिकलिटी परमाणु ऊर्जा संयंत्र की क्रांतिकता के आशय संयंत्र में पहली बार नियंत्रित स्वयं संधारित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला की शुरुआत से है। ठीक है, और वो प्राप्त की है। काकरापार जो परमाणु ऊर्जा संयंत्र गुजरात के तापी जिले में स्थित है। कहाँ पे? गुजरात के तापी जिले में। इस संयंत्र की पहली 2 इकाइयाँ हैं कनेडियन तकनीकी पर आधारित हैं, जबकि इसकी तीसरी जो इकाई है वो पूर्ण रूप से स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। ठीक है, और इस संयंत्र में 220 मेगावाट के पहले दबावयुक्त भारी जल रिएक्टर के निर्माण को 6 मई 1993 को और 220 मेगावाट के ही दूसरी इकाई के निर्माण को 1 सितंबर 1995 को अधिकृत किया गया था। आगे है इस संयंत्र की तीसरी और चौथी इकाई का निर्माण का कार्य वर्ष 2011 से प्रारंभ हुआ था और कब पूरा हुआ है? 2020 में। और आगे हमारा काकरापार परमाणु ऊर्जा परियोजना की तीसरी इकाई कैप 3 भारत की पहली 700 मेगावाट विद्युत की इकाई है। आगे है कि भारत सरकार द्वारा वर्ष 2031 तक अपनी मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता को 6780 मेगावाट से बढ़ाकर 22480 मेगावाट बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में भारत की जो कुल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है वो है हमारी लगभग 3,71,054। ठीक है, जुलाई 2020 तक में परमाणु ऊर्जा का योगदान लगभग 2% ही है। अगला क्वेश्चन हमारा कि अमेरिका ने
किस देश को ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है? तो किसे, यानी कि चाइना को। ठीक है, यानी कि इट इज द राइट आंसर। ये कि चीन ने हाल ही में कहा कि अमेरिका ने उसे ह्यूस्टन स्थित अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया। चीन ने इसे अपमानजनक और अनुचित कदम बताया है जिससे दोनों देशों के रिश्तों को नुकसान पहुंचेगा। आगे है, यह कदम ऐसे वक्त में आया है जब दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच तनाव बढ़ रहा है। आगे हमारा कि ओडिशा सरकार ने किस लोकप्रिय लोकगीत के नाम पर संबलपुर जिले के बिलुंग गांव का नाम बदल दिया है? गोविंद प्रभाकर, दूसरा है राहुल सचदेवा, तीसरा है रंगबती और चौथा है गीता गोविंदा। तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा रंगबती, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये हमारा कि ओडिशा सरकार ने जिला संबलपुर के बिलुंग गांव का नाम बदलकर रंगबती बिलुंग रख दिया है। दरअसल लोकप्रिय गीत रंगबती के गीतकार मित्र भानु गौतिया का जन्म इसी गांव में हुआ था। रंगबती को भारत की कई अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में फिर से गढ़े जाने का अनूठा गौरव प्राप्त है। आगे है, यह गीत पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी बहुत लोकप्रिय है। कौन सा? रंगबती। ठीक है, आगे हमारा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती कब मनाई गई? तो कब मनाई गई गाइस? 23 जुलाई को, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यह हमारा नरेंद्र मोदी ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और चंद्रशेखर आजाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था और उन्हें एक विद्वान, गणितज्ञ, दार्शनिक तथा राष्ट्रवादी के रूप में जाना जाता था। उन्होंने 1916 में होम रूल की स्थापना की। आगे बाल गंगाधर तिलक एक निर्भीक और स्वाभिमानी नेता थे। वे अपनी राय बेबाकी व आक्रामक तेवरों के साथ अपने समाचार पत्रों मराठा और केसरी में लिखते थे। यानी बाल गंगाधर तिलक ने कौन कौन से समाचार पत्र लिखे थे? मराठा और केसरी। ठीक है, आगे हमारा कि 1 अगस्त 1920 को मुंबई में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी ने बाल गंगाधर तिलक को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। ठीक है, वहीं भारत के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के गांव में हुआ था। काकोरी ट्रेन रॉबरी, असेंबली बम घटना और लाहौर में सार्जेंट्स की हत्या जैसी घटनाओं में शामिल होकर चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी भारत का चेहरा बन गए। आगे है कि 27 फरवरी 1931 को 24 वर्ष की उम्र में तत्कालीन अल्फ्रेड पार्क, यानी अब आज़ाद पार्क, उसका नाम क्या हो गया अब आज़ाद पार्क, में चारों ओर घेरने के पश्चात उन्हें स्वयं गोली मारकर हत्या कर ली। यानी कहाँ पे अल्फ्रेड पार्क? कहाँ पे? हमारा इलाहाबाद में। ठीक है, आगे हमारा कि हाल ही में किसने वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? तो किसने किया है? वो किया हमारा गृह मंत्री अमित शाह ने, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, यह है कि गृह मंत्री अमित शाह ने वृक्षारोपण अभियान को लॉन्च किया है। उन्होंने 38 जिलों में फैले 130 से अधिक स्थानों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से योजना का शुभारंभ किया। इस योजना में खनन क्षेत्रों में पेड़ पौधे लगाकर हरित स्थान बनाने का ध्यान दिया गया है। ठीक है, आगे श्री अमित शाह ने 6 इको पार्क और पर्यटन स्थलों का शिलान्यास भी किया। पर्यटन स्थलों और इको पार्क आसपास के क्षेत्रों में साहसिक मनोरंजन, वाटर स्पोर्ट्स, बर्ड वॉचिंग आदि के लिए मार्गदर्शन प्रदान करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि घर घर राशन योजना की शुरुआत किसने की है? तो गाइस इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा दिल्ली, यानी कि इज द राइट आंसर। ये है ना हमारा, ये दिल्ली के हमारे सीएम है, यानी कौन? अरविंद केजरीवाल। ठीक, आगे हमारा कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में बड़ा फैसला लेते हुए घर घर राशन योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, वो मैं अभी ऊपर बिजली पड़ दिया था, लेकिन वो बिजली नहीं है, राशन है कि घर घर राशन योजना की शुरुआत किसने की है। ठीक है, और नीचे सही पड़ा है
कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 21 जुलाई 2020 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी दी। देश भर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इस योजना के लागू हो जाने से अब लोगों को राशन की दुकान पर नहीं जाना होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि घर घर राशन पहुंचाने के लिए गेहूं की जगह आटा दिया जाएगा। आगे है, मुख्यमंत्री के अनुसार जिन दिन दिल्ली में राशन की होम डिलीवरी शुरू होगी, उसी दिन केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड की योजना दिल्ली में लागू कर दी जाएगी। आगे है, अगले 6 माह से 7 महीने में होम डिलीवरी की जो व्यवस्था है वो शुरू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन हमारा कि हाल ही में किस अभिनेता ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया है? तो किसने शुरू किया है? सोनू सूद ने। ठीक है, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये हमारा कि 22 जुलाई 2020 को अभिनेता सोनू सूद ने प्रवासी रोजगार ऐप लॉन्च किया। यह एप्लीकेशन नौकरियों को खोजने और विशिष्ट नौकरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पेशकश करने के लिए सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा। सोनू सूद लॉकडाउन के दौरान से प्रवासी श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। प्रवासी रोजगार एप्लीकेशन सही नौकरी के अवसर खोजने के लिए श्रमिकों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगा। सोनू सूद ने बसों, ट्रेनों और उड़ानों के माध्यम से फंसे हुए प्रवासी को उनके घर तक पहुंचने में मदद की। ठीक है गाइज, आज के लिए बस इतना ही। लाइक करें मेरी वीडियो को और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ठीक है, अगर आपको पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।